हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MSc केमिस्ट्री जो 2 जुलाई को जो एग्जामिनेशन हुई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का MSc केमिस्ट्री का इन दिस ईयर 2022, तो उस क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो आपको पता है कि सेक्शन 1 के अंदर आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शन बी के अंदर आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑल ओवर आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स का। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको सेक्शन ए का 35 क्वेश्चन डील करूंगा और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 35 से लेकर 70 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दूंगा सेक्शन ए का MCQ क्वेश्चन। बाकी बचा सेक्शन बी, तो सेक्शन बी जो होता है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, तो मैं उसको बाद में करा दूंगा। तो मेन इंपॉर्टेंट होता है आपको MCQ, ठीक है। तो इस वीडियो को जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट इस बार दिए हैं 2 जुलाई को, तो वो तो वॉच करेंगे और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो CUCT में पार्टिसिपेट करने वाले हैं MSc केमिस्ट्री में, तो वो भी जरूर वॉच करेंगे, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि इस बार जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके लिए भी बहुत जरूरी है, ऐसा बात नहीं सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट के लिए जरूरी है, CUCT MSc केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका एग्जामिनेशन अगस्त में होने वाली है। बट अभी कोई डेट नहीं आया है, बट अगस्त में होने वाली है। तो उस स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन से आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री का MSc का फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन भी इसमें कुछ पूछ रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन स्किप भी करूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैं आपको डील भी करूंगा और उससे आप आंसर की मिला सकते हैं कि आपका कितने स्कोर बन रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको कितने स्कोर में एडमिशन मिलने की चांसेस है इन दिस ईयर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि कट ऑफ तो बहुत डाउन जाएगी। क्वेश्चन जो काफी लेवल का है, उतना हार्ड भी नहीं है और उतना इजी भी नहीं है, मॉडरेट है। बट क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल है, काफी स्टूडेंट फंस सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाली है, पिछले के कंपेयर में इस बार कट ऑफ गिरेगी, जरूर गिरेगी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको कितने कट ऑफ जाने वाली है इन दिस ईयर 2022 का MSc केमिस्ट्री का, ठीक है। अभी आंसर की ऑफिशियली नहीं आई है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपके फायदे के लिए वीडियो है। तो बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और जो न्यू चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। तो हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रिसीजन ऑफ डाटा। तो प्रिसीजन डाटा आपने पढ़ा होगा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो आप कैसे इसको समझेंगे तो मैं आपको बताता हूं। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा आपका C आंसर करेक्ट हो जाएगी, A और B आपका सही होगा। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का पढ़ा होगा तो आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको एक थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। पहला ऑप्शन में क्या था, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अमंग द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड रिप्लिकेट मेजरमेंट। तो इसमें क्या होता है ना, प्रिसीजन में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और आपका रिप्लिकेट मतलब कि रिपीट वाला वैल्यू आता है, बार बार रिपीट होना। तो ये आपका प्रिसीजन का होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन में दे रखा है कि डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्सेप्टेड वैल्यू। तो एक्सेप्टेड वैल्यू जो रियल वैल्यू था और जो आपका प्रिसीजन लगा, जो आपका निशाना लगा, तो वो जो आपका लगा उसका मेजर और उसके एक्सेप्टेड वैल्यू के मेजर के बीच का ही होता है। तो ये भी आपका प्रिसीजन सही है। डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि डी ऑप्शन एक्यूरेसी बता रहा है, जिसका रियल वैल्यू के निशाना नियर में लगेगा, करीब लगेगा, वो आपका क्या होता है, एक्यूरेसी होता है। तो मैं इसका थोड़ा सा मैं आपको सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट देता हूं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का देख सकते हैं। तो मैंने बताया कि प्रिसीजन जो होता है कि इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ईच अदर। तो जो आपका निशाना लगता है उसका जो मेजरमेंट होता है एक दूसरे को क्लोजनेस करता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी, ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो ये आपका सेंटर है और यही आपका रियल वैल्यू है। अगर कोई निशाना लगाया, जब भी कोई निशाना लगाता है तो इस रियल वैल्यू के करीब है, माना कि यहाँ पर निशाना लगा और यहाँ पर निशाना लगा, तो यहाँ पर जो निशाना लगा और यहाँ पर निशाना लगा, बस ये सेंटर से बाहर ना करके सेंटर के अंदर में निशाना लगा। तो इसका मतलब ये है कि रियल वैल्यू का करीब, मतलब रियल वैल्यू का नियरनेस निशाना लगा, मतलब क्लोज निशाना लगा। तो वहां पर एक्यूरेसी होता कि एक्यूरेट निशाना लगा, जहां पर लगाना चाहिए था वहीं पर निशाना लगा। और जितने भी हमारा एरो गया सब पे हमारा एक्यूरेट गया, मतलब कि जहां पर जाना चाहिए वहीं पर गया, तो उसी को हम एक्यूरेसी बोलते हैं। प्रिसीजन उसको बोलते हैं जो आपका रियल वैल्यू थोड़ा डिस्टेंस में हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका प्रिसीजन हो गया, जहां पर आपको निशाना लगाना चाहिए था वहां पर आपको नहीं लगा, थोड़ा सा दूर लगा। और जितने भी मैंने आपने एरो लगाया और सब आपको दूर लगा और सभी के सब आपको एक दूसरे को क्लोजनेस रहा, उसी को प्रिसीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट में आपको बता दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन कंप्लीट कर देगा कि प्रिसीजन इज गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट ऑफ रिपीटेड।
मेजरमेंट। तो जो भी आपका आएगा वो भी आपको रिपीटेड आएगा। तो मैंने आपको बताया था वहां पर ऑप्शन में दे रखा था आपको रिप्लिकेट मेजरमेंट। तो रिप्लिकेट का मतलब ही होता है रिपीटेड। तो ये भी आपका फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन भी सही इसलिए है कि वो उसमें ऑप्शन दे रखा है डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू को जो मेजरमेंट होता है और जो आपका जो निशाना लगा था प्रिसीजन के अंदर वो वैल्यू होता है, दोनों के बीच का वैल्यू का ही होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रिसीजन। तो उस हिसाब से ए और बी सही हो गया। और यहाँ पर डी ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें पूछ रहा था, डी ऑप्शन में दे रहा था कि नियरनेस ऑफ मेजरमेंट टू इट्स एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू की यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं होगा क्योंकि ये ट्रू वैल्यू से काफी डिस्टेंस में है। अगर उसके करीब होता, नियरनेस होता, तो आपका तब आपका एक्यूरेसी होता। हाँ, तो यहाँ पर प्रिसीजन की बात कर रहा था। प्रिसीजन जो होता है ट्रू वैल्यू थोड़ा डिस्टेंस में होता है। तो यहाँ पर आपको जो डी ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन जो होगा आपका प्रिसीजन नहीं होगा, आपको एक्यूरेसी होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उस हिसाब से आप फर्स्ट का जो आंसर होगा आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कंसिडरिंग द एक्सट्रेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड to an organic solvent from aqueous phase D greater than KD, तो when organic solvent। तो अब इसमें बताना है कि आपको कंसिडरेशन करना है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है वो जो यूज किया तो आपको ईथर यूज किया जाता है। बट यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है कि ईथर यूज किया जा सकता है या फिर इथाइल एसीटेट यूज किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। बट यहाँ पर मैं आपको कंफर्म आंसर नहीं दे सकता कि सेकंड का बी आंसर होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि यहाँ पर ईथर आंसर आपका होता है कि जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के जो यूज करते हैं एक्वस फेज में, तो वहां पर ईथर यूज करते हैं। तो यहां पर आपको आंसर की से थोड़ा कंफर्म हो जाएगी सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द टाइट्रीमेट्रिक प्रोसीजर। हाँ, टाइट्रीमेट्रिक प्रोसीजर में कौन से फीचर्स नहीं ऑप्शन में है वो आपको बताना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको टाइट्रीमेट्रिक प्रोसीजर जो होता है वो आपका स्पेसिफिक होता है, ये सही है। और ये सी भी आपका होता है मोर प्रिसाइज द इंस्ट्रूमेंटल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड से ज्यादा प्रिसाइज होता है। और यहाँ पर डी भी होता है कि मोर एक्यूरेट देन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो ये भी आपका सही है। तो फोर का जो आंसर होगा नोट फीचर इन टाइट्रीमेट्रिक प्रोसीजर, आपका ए आंसर आपका करेक्ट। यहाँ पर से आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट थोड़ा सा हो जाएगा फोर नंबर क्वेश्चन का टाइट्रीमेट्रिक प्रोसीजर का। तो यहाँ पर स्पेसिफिक होता है, आपको पता है स्पेसिफिक होता है, ठीक है। बट यहाँ पर देख सकते हैं सी जो ऑप्शन पूछा गया था कि मोर प्रिसाइज द इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पॉइंट को रीड कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैपेबल ऑफ हायर डिग्री या प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी देन द इंस्ट्रूमेंटल मेथड। मतलब कि प्रिसीजन हो या एक्यूरेसी हो, इंस्ट्रूमेंटल मेथड से ज्यादा उसका डिग्री होता है। तो ऑप्शन में भी वही था कि मोर प्रिसाइज द इंस्ट्रूमेंटल मेथड, और एक और ऑप्शन में था डी ऑप्शन में भी था मोर एक्यूरेट द इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो आपका सी और डी ऑप्शन आपका सही है, नोट फ्यूचर नहीं है। बट क्वेश्चन के हिसाब से आपको नोट फ्यूचर पूछ रखा था, तो आपका सी और डी आपका फ्यूचर बताता है टाइट्रीमेट्रिक प्रोसीजर का, और बी भी बताता है, स्पेसिफिक बताता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा नोट फ्यूचर ट्राइट्रीमेट्रिक प्रोसीजर का, आपका ए आपका जो होगा वो नोट फीचर्स आता है ट्राइट्रीमेट्रिक प्रोसीजर का। तो फोर का जो आंसर होगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन टू बी टाइटेटेड अगेंस्ट EDTA और बफर टू pH ऑफ 10। हाँ, इसका कारण आपको बताना है कि जब भी, हाँ वैसे तो आपको EDTA जो होता है वो आप जब भी मेटल आयन सोल्यूशन के साथ आप या टाइट्रेट करते हैं तो वो भी आपको बफर के साथ टाइट्रेट करना पड़ता है, वो भी pH लेवल 10 में। तो इसका वजह यही होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, वो Y4 जो होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसका 5 का जो आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग ए आंसर आपका होगा। बट यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि ए होगा कि डी होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर की से मालूम कंफर्म हो जाएगी। बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि 5 का जो आंसर होगा आपका ए होना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रीपरेटिव क्रोमेटोग्राफी इज मेनली यूज। तो प्रीपरेटिव क्रोमेटोग्राफी जो यूज किया जाता है वो आपको सेपरेशन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए यूज किया जाता है। जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, जो भारी भरकम मिक्सचर होता है, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सामग्री होते हैं, उसको सेपरेशन के लिए हमें प्रीपरेटिव क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट में आपको दे रखा है डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में दे रखा है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट इन बल्क। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए जो इंग्रेडिएंट होता है उसको सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है, हाँ, प्रीपरेटिव क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो यहां पर आपका 6 जो आंसर होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विंडो ऑफ द यूवी सोर्स इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन मेड ऑफ।
इस 7 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है और उसका यूवी सोर्स का जो विंडो होता है वो किस चीज से बनाया गया है। क्वार्ट्ज से बनाया गया है, क्वार्ट्ज और फ्यूज्ड सिलिका से बनाया गया है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है 7 नंबर में कि ए होगा कि सी होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है क्वार्ट्ज से बनाया गया है तो सी होना चाहिए, बट आंसर की से यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो मैंने आपको बता दें 4 से 5 क्वेश्चन जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, जिसमें थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर आपको 100% कंफर्म है। तो 4 से 5 क्वेश्चन है जिसमें श्योरिटी नहीं है, जिसमें मेरा श्योरिटी है मैं आपको बता दूंगा, इसमें 100% श्योरिटी है। तो 7 का मेरे अकॉर्डिंग है जो सी लगता है, बट आंसर की से आपको मालूम चल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इंडिकेटर इज एडेड इन मोहर मेथड। तो ये क्वेश्चन मैं आपको 100% श्योरिटी से बताऊंगा कि इसमें बताया गया है कि मोहर मेथड में कौन सा इंडिकेटर का यूज किया जाता है। तो आपको सी आंसर आपका होगा कि क्रोमेट साल्ट के क्रोमेट साल्ट इंडिकेटर को यूज करते हैं मोहर मेथड में। तो 8 का आपका आंसर होगा, आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर 100% श्योरिटी है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द वैन दिमितर इक्वेशन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ प्लेन हाइट। तो आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है ये आपका वैन दिमितर इक्वेशन है, आपका दे रखा है। तो आपको बताना है कि बी टर्म किसे कहते हैं, बी टर्म को क्या बोलते हैं। मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं, वहां से आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं वैन दिमितर इक्वेशन का आपको यह फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला को देख सकते हैं, H = A + B अपॉन म्यू प्लस C इंटू म्यू। तो ए आपका जो होता है वो ईडी डिफ्यूजन होता है, और बी जो होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन होता है या फिर मोलिकुलर डिफ्यूजन होता है, और सी आपका क्या होता है मास ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको बी का एक्सप्रेस टर्म बताना है, तो बी आपका लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन होगा या फिर मोलिकुलर डिफ्यूजन होगा। तो यहां से आपको मालूम चल गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 नंबर का जो आंसर होगा हमारा, जो बी जो एक्सप्रेस टर्म होगा वो आपको लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन फिर मोलिकुलर डिफ्यूजन होगा। तो आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 9 का। ठीक है। और 10th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था नंबर ऑफ प्लेट और या एफिशिएंसी कैन बी ऑब्टेन फॉर ए क्रोमेटोग्राम फ्रॉम द एक्सप्रेशन। तो टीआर जो होता है वो रिटेंशन लाइन होता है, डब्ल्यूबी जो होता है वो आपको विथ ऑफ पिक होता है। तो इसका फॉर्मूला आपको बताना है, किसका बताना नंबर ऑफ प्लेट्स। तो आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ प्लेट कैसे हम निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है। तो उसका जो आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। n = 60 × TR/W इसका होल स्क्वायर होता है। तो 10 का जो आंसर होगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं, वहां पर आपको काफी समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कॉमनली यूज्ड प्लेट इक्वेशन यूनिट टाइम। तो कॉमनली यूज जो किया जाता है प्लेट इक्वेशन का, ये आपका फॉर्मूला होता है n = 16 TR/W का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं और भी कुछ दे रखा है, रिटेंशन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ प्लेनर और ओपन कॉलम क्रोमेटोग्राफी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर देख सकते हैं। ये फर्दर एग्जामिनेशन के लिए वैसे स्टूडेंट जो CUCT में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज फॉर एसिमेट्रिक स्क्यू पार्शियली रिजॉल्व ऑफ पिक, और इसका यहाँ पर देख सकते हैं n का वैल्यू क्या होता है, और अल्टरनेटिव टू इक्वेशन यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं n का वैल्यू क्या होता है। इस चीज को हमेशा रिमेंबर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सकता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं CUCT के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो जो 10 का आंसर होगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 11 नंबर क्वेश्चन आप ऑर्गेनिक से आ गया है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द फ्लोइंग। आपको बताना है, प्रेडिक्ट करना है इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन को आपको कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के साथ। तो आप जाहिर सी बात है इसमें नॉर्मल है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मालूम ही होगा कि आपका एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो मैं आपको सोल्यूशन भी बताता चलूंगा। ठीक है। देख सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजन है और मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके चला हूं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजन के अंदर में क्या होता है, अल्काइल जो होता है वो आपको न्यूक्लियोफाइल होता है और मैग्नीशियम इलेक्ट्रोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल आपको कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, मतलब CO2 जो होता है वो कार्बन जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उस पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज शो करेगा, और शो करने का आपको इस तरह से कंपाउंड देखने को मिलेगी, और नेगेटिव जो होगा MgX उसका बैलेंस करेगा, और जब उसके बाद एसिडिक डालेंगे तो H जो होगा ऑक्सीजन जो होगा H+ को अपसेट करेगा, और यहां से देख सकते हैं एसिड देखने को मिलेगी, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगी। तो 11 का जो आंसर होगा आपका सी आंसर फाइनली आपका करेक्ट हो जाएगी। आपने सोल्यूशन देख लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोपनोइक एसिड को हम थायनाल क्लोराइड को हम के साथ हम ट्रीट करते हैं तो X बनता है, फिर जब X बनता है तो उसको अमोनिया से ट्रीट करेंगे तो Y बनेगा, फिर Y बनने के बाद जब Y बनता है उसको आपको Br2KOH के साथ हिट करेंगे तो Z बनेगा। तो आपको वो Z बताना है कि Z क्या होगा।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आपको मैं नॉर्मल बता दूं कि प्रोपनोइक एसिड को हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ हीट करेंगे तो एसाइल क्लोराइड बनेगा, और एसाइल क्लोराइड को अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो आपको एमाइड बनेगा, और एमाइड को आप Br2 KOH के साथ हीट करेंगे तो Br2 KOH क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर एमाइड जो होता है वो कन्वर्ट करके एमीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ, आपको थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। जिस स्टूडेंट को आता है तो वो इजी वे में कर सकते हैं, जिसको नहीं आता थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होती है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा सोल्यूशन कोशिश करता हूँ कि सोल्यूशन आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं कि प्रोपनोइक एसिड ये आपका फॉर्मूला है, अब थायोनाइल क्लोराइड है SOCl2 है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन थोड़ा सा मैकेनिज्म थोड़ा लंबा होता है, मैंने शॉर्ट कर दिया हूँ। OH जो होता है वो आपको लीव हो जाता है और Cl अटैच हो जाता है, मतलब कि एसाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाती है। अब उसके बाद अमोनिया के साथ हम रिएक्ट करेंगे एसाइल क्लोराइड में तो नॉर्मल एमाइड का फॉर्मेशन होती है CONH2। अब CONH2 में आपको Br2 KOH के साथ हीट करते हैं तो आपको प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इथाइल एमीन फॉर्मेट हो गया है, तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन मैच कर लेना है। तो आपको देखना है कि 12 में आपका इथाइल एमीन कहां है, तो ऑप्शन आपको बी में है। तो 12 का जो आंसर होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, इथाइल एमीन। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको नॉर्मली आपको बता दूं, आपको इसका मैकेनिज्म आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मली आपको एसिडिक दे रखा है और ये आपको सबस्ट्रेट दे रखा है। तो नॉर्मली आपको जो है ऑक्सीजन जो OH है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है और प्रोटॉन को अपस्टेट करा देगा, और अपस्टेट जैसे करेगा वहां पर क्या होगा, OH2 बनेगा। OH2 के लिविंग ग्रुप होता है, OH2 लिविंग ग्रुप बनकर निकल जाएगा और यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। और यहाँ पर यह है कि कार्बोकैटायन बनने के साथ आपको स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाने के लिए आपको रिंग को खोलना पड़ेगा। जैसे रिंग एक्सपेंशन होगा 6 मेंबर रिंग बनेगा, और 6 मेंबर जब रिंग बनेगा तो आपको B या C और D में से कोई ऑप्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका थोड़ा मैकेनिज्म की तरफ लेके चलता हूं, आपको कैसा इसका मैकेनिज्म वर्क करती है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि OH जो होता है ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, प्रोटॉन को अपस्टेट करेगा क्योंकि एसिडिक मीडियम में था, और जैसे प्रोटॉन को अपस्टेट करेगा OH2 बनेगा, लिविंग ग्रुप बनकर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन जो होता है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। तो अगर हम चाहें कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की कोशिश कर रहा है और बन भी रहा है। तो जब हम यहाँ पर रिंग को खोलेंगे तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाए, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने रिंग को एक्सपेंशन कर दिया है, खोल दिया है। यहाँ पर आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन देखने को मिल गई है। हाँ, जैसे रिंग खोलने के बाद काउंट किए थे आपको हेक्सासाइक्लो का फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे यहाँ पर कार्बोकैटायन यहाँ पर देख सकते हैं कार्बोकैटायन अभी भी है, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है साइक्लोहेक्सेन बना लोगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए 2 प्रोटोनेशन होता है, एक यहाँ पर आपको प्रोटॉन है और एक यहाँ प्रोटॉन है। तो कहां पर से ज्यादा आपको कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करके एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर 2 जो ऑप्शन आपको दे रखा है, कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा। तो यहाँ से प्रोटॉन अगर शिफ्ट करेगा तो आपको ये प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट करेगा तो आपको ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर अल्किन देखना है कि कौन अल्किन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आपने पढ़ा होगा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन्स मोर स्टेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्किन आपका दे रखा है और सब्स्टिट्यूटेड आपको ज्यादा है, और यहाँ पर देख सकते हैं अल्किन में सिर्फ 1 सब्स्टिट्यूटेड है, और यहाँ पर अल्किन में आपको 2 सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पर ज्यादा अल्किन स्टेबल है, इस कंपाउंड को ज्यादा अल्किन स्टेबल है। तो इस हिसाब से आपका जो होगा, आपको ये कंपाउंड जो होगा ज्यादा स्टेबल बनेगा एज कंपेयर से, और मेजर भी बनेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और हाइपर कंजुगेशन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन भी इसका ज्यादा आएगा। तो 13 में जो आंसर होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि बेंजीन पे आपको एल्डिहाइड दे रखा है और आप दोनों एल्डिहाइड दे रखा है बेंजीन पे, और रिएक्ट करवाना है कॉन्क NOH के साथ, और उसके बाद आपको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस भी करवाया है। तो ये क्वेश्चन जो है देखने से ऐसा लगता है कि कैनिजरो रिएक्शन पे वर्क करेगा, ठीक है। मतलब कैनिजरो रिएक्शन में एल्डिहाइड ही होता है, ठीक है, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है और कॉन्क NOH होता है, NOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो सेम उसी पे वर्क करेगी। तो इसको तरफ मैकेनिज्म की तरफ लेके चलते हैं। देख सकते हैं कि आपको सेम कंपाउंड है और OH आपका दे रखा है। तो OH क्या होता है, OH माइनस जो होता है वो OH माइनस आपको कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, अटैक कर दिया। जैसे अटैक करेगा पाई बॉन्ड वीक होता, बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होता ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बियर नहीं कर पाता, अपन कम बैक करेगा इलेक्ट्रॉन को और यहां से हाइड्राइड बन के निकल जाएगा। आपको पता ही होता है कि आपको कैनिजरो रिएक्शन में हाइड्राइड निकलती है और H माइनस निकलता है। कैनिजरो में क्या होता है कि 2 मोल आपको सबस्ट्रेट लिया जाता है
और एक से हाइड्राइड निकल करके अगले वाले में पॉइंट में अटैक कर देता है और कैनेजोनिक रिएक्शन में अंदर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ काम करता है, उसी को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन भी बोलते हैं। और ये हाइड्राइड जो होगा निकल कर इस पे अटैक कर देगा और अटैक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको इस तरह से फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और यहाँ पर ऑक्सीजन आपको नेगेटिव चार्ज शो करने लगेगा अटैक करने के बाद हाइड्राइड के बाद, और यहाँ से प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। ऑब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको सॉल्ट का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पर आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहीं पर होता है कि जो अल्डिहाइड एक होता है, एक अल्डिहाइड जो होता है वो आपको ऑक्सीडाइज करता है और एक अल्डिहाइड जो होता है वो रिड्यूस करता है। तो एक अल्डिहाइड जो ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलेट आयन में फॉर्मेट करता है और एक अल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल में फॉर्मेट करता है, फॉर्मेशन करता है कैनेजोनिक रिएक्शन के अंदर। तो सेम यहाँ पे भी किया है और उसके बाद आपको हाइड्रोलाइसिस दिया था एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से O माइनस जो है H प्लस को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ, तो ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया है। तो इसको हमें मिलाना है ऑप्शन के अनुसार। तो 14 का जो आंसर होगा वो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ से आपको एसिड रहेगा, एक तरफ से अल्कोहल रहेगा, ठीक है। आपने मैकेनिज्म देख लिया है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कंडेंसेशन ऑफ फर्फुरल इन द प्रेजेंस ऑफ केसीएन गिव्स। तो फर्फुरल को आपको केसीएन के साथ रिएक्ट करना है और आपको बताना है कि कौन सा आपका रिएक्शन, अब कौन सा आपका प्रोडक्ट देगा। तो आपको देखने से ऐसा लगता है कि फर्फुरल का अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो आपने इजी वे में रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर फर्फुरल का मतलब ये होता है कि आपको साइक्लोपेंटेन रहेगा, उसके अंदर आपको अल्डिहाइड ग्रुप अटैच रहती है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ लेके चलता हूं और ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म वर्क करेगी वो आपको बेंजोइन कंडेंसेशन पे वर्क करेगी। देख सकते हैं फर्फुरल है और फर्फुरल को केसीएन से रिएक्ट करवाया। आपने अगर पढ़ा होगा बेंजोइन कंडेंसेशन में तो वहां पर 2 मोल सबस्ट्रेट लिया जाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी करना है, आपको वही रिएक्शन का अप्लाई करना है। होता क्या है कि रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपको अगर मालूम चलेगा किस रिएक्शन मैकेनिज्म का है, कौन सा साइंटिस्ट का है, तो उसको इजी वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, साइनाइड जो होता है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन सेम प्रोसेस है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है पाई बॉन्ड वीक होगा, ब्रेक होगा पाई बॉन्ड, और ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज शो करेगा, ठीक है, और CN आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है अपना नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, तो क्या करता है यहाँ पर जो होता है ऑक्सीजन जो नेगेटिव है H को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पर H माइग्रेट भी होता है, यहाँ पर H बोल सकते हैं आप, यहाँ पे H माइग्रेट भी होता है और ये OH हो जाता है और साइनाइड हो जाता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो करने लगता है। अब यही नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बन के अगले वाले मोल का फर्फुरल पे अटैक करेगा। मैंने बताया था कि फर्फुरल आपको 2 मोल लेना पड़ेगा, तो अगले वाले मोल पे अटैक करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल बनके इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना पड़ेगा। जैसे अटैक करोगे आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है, सेम प्रोसेस है, अटैक करेगा, पाई बॉन्ड वीक होगा, ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज शो करने लगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शो करने लगा है। और यहाँ पर एक और सिस्टम होता है कि यहाँ पर फिर H जो होता है वो माइग्रेट करता है, जहाँ पर जो OH है वो OH इसलिए माइग्रेट करता है कि यहाँ पर साइनाइड जो है वो लिविंग ग्रुप का काम करेगा, क्योंकि साइनाइड जो होता है आपको याद होना चाहिए, साइनाइड जो होता है वो 3 वर्क करती है। एक साइनाइड जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करती है, एक गुड लिविंग का काम करती है और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का भी काम करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा साइनाइड आपका 3 काम करती है, साइनाइड माइनस। तो यहाँ से आपका H माइग्रेट हो जाएगा, माइग्रेट होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं OH आप यहाँ पर आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज भी शो करने लगता है, फिर वापस शिफ्ट करेगा और साइनाइड लिविंग ग्रुप का काम करती है, मैंने आपको बताया। और अब उसके बाद इस तरह से आपको कंपाउंड देखने को मिल जाती है और इस कंपाउंड का नाम है फ्यूरोइन। तो ऑप्शन आपको देखना है कि जहां आपको फ्यूरोन देखने को मिलेगा, फ्यूरोन नहीं फ्यूरोइन इसका नाम है, ठीक है। तो आपने आई होप इसका मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे बेंजोइन कंडीशन से पढ़े हो तो आपको मालूम होगा ही, बहुत इजी मैकेनिज्म है, बस आपको 2 मोल सबस्ट्रेट लेना पड़ता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 15 का जो आंसर होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्यूरोइन। आपने देखा कैसे मैकेनिज्म वर्क किया है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेक्ट द मोर बेसिक कंपाउंड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है पिरिडीन, सेकंड ऑप्शन में देखा है पिपरिडीन और थर्ड ऑप्शन में देख रहा है पायरोल और लास्ट ऑप्शन में दे रखा है फ्यूरॉन। तो आपको पता है कि पिपरिडीन और पिपरिडीन जो होता है वो पायरोल और फ्यूरॉन से ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। तो सी और डी तो वैसे भी नहीं होगा, तो ए और बी में कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो पिपरिडीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो 16 का बी आपका सही हो जाएगा। आपने इससे पहले भी मैं आपको वीडियो बताया है, पीवाईक्यू में, एएमयू को पीवाईक्यू में बताया है कि पिपरिडीन क्यों बेसिक होता है। मैंने आपको बताया है क्योंकि इसमें sp3 जो होता है वो हाइब्रिडाइज होता है और पिपरिडीन में आपको sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो डोनेट इजिली करता है, बाहर डोनेट करता है, इजिली डोनेट करता है पिपरिडीन के अंदर, और पिरिडीन के अंदर वो डोनेट नहीं कर पाता क्योंकि एस कैरेक्टर बढ़ जाती है पिरिडीन के अंदर, जिसके न्यूक्लियस का पावर बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो 16 का जो आंसर होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी।
तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कीटोन, तो यहाँ पर आपको पी बताना है कि आपको पी कौन सा कीटोन आपको यूज करना है। ऑप्शन में आपको 4 कीटोन दे रखा है, उस 4 कीटोन में आपको कोई एक कीटोन आपको यूज करना है। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट जो रिएजेंट है वो आपको इथाइल MgBr है, उसके बाद आपको हाइड्रोलाइसिस करवाया है, उसके बाद क्यू बनेगा और क्यू बनने के बाद उसके बाद आपको H2SO4 के साथ हीट करवाया है तो R बनेगा। उसके बाद ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो आपको ये कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो उसी हिसाब से आपको पी सबस्ट्रेट चूज करना है, आपको पी सबस्ट्रेट बताना है इस ऑप्शन के अंदर कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगी। पी सबस्ट्रेट जिसका जो प्रोडक्ट आएगी फाइनली आपको इस टाइप से मैच करेगी। तो आपको हर एक सबस्ट्रेट को चेक करना है ऑप्शन के अनुसार। तो मैंने भी बहुत चेक किया, मैंने इसको बहुत शुरू से निकाला, तो उसके बाद मेरा बी ऑप्शन आपका सही आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये बी ऑप्शन वाला कंपाउंड है, उसको हम EtMgBr मतलब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ हीट करेंगे। तो आपको मालूम ही है कि इथाइल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज होता है। इथाइल आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, जैसे अटैक करेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो अपना नेगेटिव चार्ज बियर नहीं करेगा। फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस होगा तो तो ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है H+ को अपस्टेट करके OH का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ तक आपको सबको पता होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद H2SO4 के साथ एसिडिक मीडियम है, उसके बाद हीट करवाया है H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर होता क्या है कि OH जो होता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, यहाँ से H+ को अपस्टेट कर देगा और अपस्टेट करने के बाद OH2 जो बन जाता है और OH2 एक गुड लिविंग ग्रुप है और यहाँ से OH2 निकल जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद यहाँ पर H जो होता है वो कार्बोकैटायन को बैलेंस तो करना है, स्टेबलाइज तो करना है। तो यहाँ पर जो H है वो आपको शिफ्ट करेगा, यहाँ पर इस तरह का आपको कंपाउंड देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको ओजोनोलाइसिस करवाना है। तो ओजोनोलाइसिस में आपको पता है कि पाई बॉन्ड जो अल्कीन्स होता है वो बॉन्ड ब्रेक होता है और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब ब्रेक होने के बाद आपको इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा कीटोन के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको इस टाइप को देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको जिंक रिडक्टिव करवाना है, जिंक के साथ यहाँ पर देख सकते हैं H जो है यहाँ पर H शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपको इस तरह से कंपाउंड देखने को मिल जाती है। तो 17 यहाँ पर देख सकते 17 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही फॉर्मेशन आपको लास्ट में मिली थी, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसीडर द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये भी आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसीटोन दे रखा है, एसीटोन को रिएक्ट करवाना है, BaOH का हॉल्टवाइज के साथ रिएक्ट करवाना है और उसके बाद आपको P बनेगा। फिर उसके बाद आपको H2SO4 के साथ हीट करवाना है तो Q बनेगा। उसके बाद आपको NaBH4 के साथ हीट करेंगे तो R बनेगा। तो हमें R बताना है कि R कौन सा कंपाउंड है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये एसीटोन है और एसीटोन में जब हम रिएक्ट करते हैं बैरियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपको एसीटोन को 2 मोल लेना पड़ता है, ठीक है। और जब 2 मोल लीजिए तो आपको इस तरह से फॉर्मेशन होता है, डाई एसीटोन अल्कोहल देखने को मिलती है। उसके बाद आपको H2SO4 से हीट करोगे तो जो अल्कोहल है वो वाटर बन के निकल जाएगा और कार्बोकैटायन जनरेट करेगा। आपको पता ही है कि H2SO4 में H+ OH ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो प्रोटॉन को अपसेट करेगा H2SO4 से और वहां से आपका OH2 लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा और यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये होता है कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो H है वो यहाँ पर एक्टिव मिथिलीन का काम करता है और H यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब उसके बाद आपको NaBH4 है तो NaBH4 क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो NaBH4 जो होता है अल्कीन को रिड्यूस होता नहीं करता है बट यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि NaBH4 जो होता है कि अल्कीन को भी रिड्यूस कर देता है और कार्बोनिल ग्रुप को भी रिड्यूस कर देता है। बट इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अब कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, इसको वैसे ही छोड़ देगा क्योंकि यहाँ पे LiLH4 नहीं है। LiLH4 होता है तो दोनों को रिड्यूस कर देता है एक साथ। तो LiLH4 ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर NaBH4 से। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, बाकी अल्कीन को छोड़ के यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये कंपाउंड देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 18 का जो आंसर आपका होगा वो आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्कीन भी है और यहाँ पर अल्कोहल आ गया तो 18 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट मे बी यूज टू अकॉम्प्लिश टू कन्वर्जन गिवन बिलो। ये आपका कन्वर्जन दे रखा है और आपको बताना कि इसमें सुटेबल रिएजेंट कौन सा होगा। तो ये बहुत इजी है। यहाँ पर अल्कोहल है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है
तो आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, तो पीसीसी जो होता है प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट भी होता है, तो वो भी अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। और आपको MnO2 भी जो होता है वो भी प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर आपको प्राइमरी अल्कोहल दे रखा है, तो ये आपको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो मतलब बी भी करेगा, सी भी करेगा। इसका मतलब है कि जब बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, तो ऑब्वियसली ए भी करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 19 जो आंसर होगा तो आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। आपको पीसीसी भी करता है और आपको MnO2 भी करता है प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट, ठीक है। तो ए भी आपको करता ही करता है, ठीक है। तो आपको 19 का डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको ये बेंजीन को कोल्ड ड्रिंक के साथ रिएक्ट करवाया है तो X बनेगा, उसके बाद नाइट्रेशन करवाया है तो A बनेगा, ठीक है। फिर बेंजीन को आपको नाइट्रेशन करवाया है तो Y बनेगा, फिर Y से फिर आपको कोलोरेनेशन करवाया है तो B बनेगा। तो आपको बताना है कि A और B में क्या रिलेशन होगा, जो A और B प्रोडक्ट बनेगा उसके बीच में क्या रिलेशन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब बेंजीन को हम Cl2 FeCl3 से हीट करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, और जब क्लोरोबेंजीन को हम नाइट्रेशन करवाएंगे तो आपको यहाँ पर आपको नाइट्रो अटैच होता है, क्योंकि नाइट्रेशन में NO+ होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो वैसे आपको बता दूं कि जो कोल्ड्रीन होता है वो आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो ऑर्थो एंड पैरा पे आके अटैच करेगा, क्योंकि कोल्ड्रीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो आपको NO2 पे अटैच करेगा। तो आपको यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रो देखने को मिलेगा एंड पैरा नाइट्रो देखने को मिलेगा, मिक्सचर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। उसके बाद बेंजीन को हम नाइट्रेशन करवाएंगे तो आपको नाइट्रो बेंजीन देखने को मिलेगा। आपको जो नाइट्रो होता है वो नाइट्रो आपको क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है उसके बाद हम Cl2 के साथ FeCl3 से हीट करेंगे तो जो कोल्ड्रीन आएगा, जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो आपको सिर्फ मेटा पे अटैच होगा, क्योंकि NO2 जो होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रो होगा, अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो आपको मेटा पोजीशन पे अटैच होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्या रिलेशन होगा A और B के अंदर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोल्ड्रीन आपको सेम पोजीशन पे, NO2 भी आपका है कुछ डिफरेंट पोजीशन पे। अब इससे इसे थोड़ा सा कोरिलेट कीजिएगा। तो NO2 सेम है, बट कोल्ड्रीन जो है यहाँ पर आपको क्या पर है, पैरा पे है, यहाँ पर मेटा पे है। तो यहाँ पर सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। एक कोल्ड्रीन जो है आपको पैरा पे है और एक कोल्ड्रीन जो है मेटा पे है, तो सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है, ठीक है। और एक कोल्ड्रीन ऑर्थो पे है, तो यहाँ पर सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि A और B के बीच में पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। तो 20 का जो आंसर होगा आपका B आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, पोजीशन आइसोमर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि साइनोबेंजीन आपको दे रखा है, साइनाइड बेंजीन दे रखा है, उसको 3 HCl के साथ हीट करवाया है और उसके बाद आपको NaNH2 HCl के साथ हीट करवाया है, तो X क्या बनेगा और उसको X आंसर आपको देना है, ठीक है। कि जो 3 HCl होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो जो आपको CN है वो CN को 3 HCl को रिड्यूस करके CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। देख सकते हैं कि जो 3 आपको साइनोबेंजीन है, तो जो साइनाइड है वो 3 HCl क्या करता है, साइनाइड को रिड्यूस करवाता है, ठीक है। रिड्यूस करवा करके आपको CH2NH2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आप NaNH2 और HCl से हीट करेंगे तो आपको CH2OH देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 21 का जो आंसर होगा आपका B आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको आइसोक्विनोलिन आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, उसको आपको नाइट्रेशन करवाया है, तो P क्या देगा। तो नाइट्रेशन आपको पता है कि इसमें आने वाला जो NO2 होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, तो कहाँ पर अटैच करता है। तो नाइट्रेशन में आपको पता होना चाहिए आइसोक्विनोलिन का जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐड होता है तो जो इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है आइसोक्विनोलिन का, तो 5 नंबर और 8 नंबर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो 5 नंबर आपका ये हो गया और 8 नंबर आपका ये हो गया, ठीक है। तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा, C होगा या फिर D होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एक आर्टिकल देता हूँ, एक आपको डाटा देता हूँ, वहां से आपको मालूम चल जाएगा। देख सकते हैं कि आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 नंबर पोजीशन ये हो गया और 5 नंबर पोजीशन ये हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख सकते हैं, इसका डाटा देख सकते हैं 0.984 है और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डाटा देख सकते हैं 0.996 है। 5 नंबर का जो पोजीशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रहा है 8 नंबर पोजीशन से, तो जो भी आपको NO+ का इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा वो आपको 5 नंबर पे अटैच होगा, 8 नंबर पे नहीं होगा। मैंने आपको बताया भी था कि 5 और 8 पोजीशन जो होता है वो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स होता है। तो 5 होगा फिर 8 होगा, तो यहाँ पर कंफ्यूजन था तो मैंने क्लियर कर दिया हूँ कि जो 5 नंबर पे NO+ अटैच होगा, क्योंकि उससे जो डाटा होता है 0.096 होता है, मतलब कि 8 से ज़्यादा 5 नंबर पोजीशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो NO+ इसी पे अटैच करेगा। तो 22 का जो आंसर होगा आपका C आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम।
तो यहाँ पर आप देख सकते ये कंपाउंड आपको दे रहा था, ऑक्सीजन का पूछा गया, ऑक्सीजन में पूछा गया फॉर्मल चार्ज क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कंपाउंड दे रखा था क्वेश्चन में, आपका फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। ऐसे फॉर्मूला चार्ज का बहुत सा फॉर्मूला होता है, अलग अलग वैरायटी में फॉर्मूला होता है, बट मैंने इसी फॉर्मूला को फॉलो करता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। तो ऑक्सीजन का आपको निकालना, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और 2 इंटू लोन पेयर कितने हैं, तो 1 है, 2 है और 3 है। 3 आपका लोन पेयर है, तो 2 इंटू 3 होगा, माइनस बॉन्ड पेयर आपका एक बॉन्ड पेयर है, तो ऑल ओवर आपको -1 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 23 की जो आंसर आपका होगा -1 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन का मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं, ठीक है। इसको हम 24 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा कोशिश करूंगा इसको बनाने के लिए, पर अभी फिलहाल के लिए थोड़ा स्किप कर रहा हूं। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था प्रोडक्ट बी इन द गिवन, तो ये आपको ये रिएक्शन दे रखा है आपको, और आपको बताना है कि बी प्रोडक्ट क्या होगी। तो ये आपको जो है ना, ये आपको कैरेथर्स, विलियम कैरेथर्स बुक्स का है, और उसमें आपको सेम टाइप का आपको ये रिएक्शन दे रखा है। तो इसका जो आंसर होगा, आपको कैसे इसका आंसर निकालोगे, तो यहाँ पर इनामाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और जो आपका इनामाइन बनेगा वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको कैसे आपको इनामाइन बनाना है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं कि आपको ये सबस्ट्रेट दे रखा था, ठीक है, और उसमें आपको टोसाइल हाइड्रोक्साइड दे रखा था, और उसका बेंजीन करवाना था। तो टोसाइल हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या होता है कि आपको OH+ एसिडिक होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कार्बोनिल ग्रुप दे रखा है, तो कार्बोनिल का ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, प्रोटॉन को अपसेट करेगा, यहाँ से यहाँ पर पॉजिटिव OH बन जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी एमीन दे रखा है, तो सेकेंडरी एमीन के पास क्या होता है कि आप यहाँ पर सेकेंडरी एमीन आपको प्रेजेंट रहेगा। तो नाइट्रोजन के पास आपका लोन पेयर होता है, यहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करवाया, अटैक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज शो करने लगेगा अटैक करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा था, तो यहाँ से बॉन्ड खुल जाएगा और अपना ऑक्सीजन बैलेंस कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद जब जैसे नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज शो करने लगेगा, तो यहाँ से प्रोटॉन अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पर प्रोटॉन को यहाँ से अपसेट कर लेगा। अपसेट करने के बाद यहाँ से OH2 बन के लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा। जैसे ही निकलेगा यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास लोन पे यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, जहाँ पर आपको इमिनियम आयन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इमिनियम आयन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको आप प्रोटॉन जो है वो शिफ्ट नहीं करके आपको ये प्रोटॉन आपको शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट करने के बाद आपस फिर नाइट्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा था वो फिर बैलेंस कर लेगा अपनी और बॉन्ड को खींच करके, और लास्ट में आपको देख सकते हैं आपको इनामाइन का फॉर्मेशन हो गया है। तो मैंने बताया था आपको इनामाइन का फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर जो भी इनामाइन बनेगा वो आपका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, वही आपका प्रोडक्ट होगा। तो फाइनली 25 का जो आंसर आपका होगा, आपने देखा होगा इनामाइन का फॉर्मेशन हुआ है, तो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ए से मैच कर रहा था, ठीक है। तो 26 का जो क्वेश्चन है, इसके 26 का क्वेश्चन ये भी आपका साथ ये मैनेज रिएक्शन जैसा वर्क करेगा, बट यहाँ पर नॉर्मल मैंने बनाया तो आपका ए आंसर आपको देखने को मिला था। तो बट मैं इसमें श्योरिटी नहीं है कि मैं ए आंसर देगा कि कोई और ऑप्शन आपको देगा, बट मैं मेरे अकॉर्डिंग से लगता है कि मैंने नॉर्मल अगर बनाया हूँ तो ए आंसर मुझे आया था, तो मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ। तो आंसर की से आपको मालूम चल जाए, जैसे आंसर की आएगा तो मैं आपको अच्छे से एनालाइज करा दूंगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड गिव्स नायलॉन 6 व्हेन हीटेड विद हेक्सामिथिलीन डाइएमीन। तो इस क्वेश्चन पूछा गया है कि नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करने के लिए हम कौन सा एसिड का यूज करते हैं हेक्सामिथिलीन डाइएमीन के साथ। तो आपको बताना है कौन सा एसिड का हम यूज करते हैं हेक्सामिथिलीन डाइएमीन के साथ, जिसमें आपको नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। तो आपको मालूम है, हमने पढ़ा है पॉलीमर के अंदर की एडिपिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं हेक्सामिथिलीन डाइएमीन के साथ तो आपका नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। तो एडिपिक एसिड किसको बोलते हैं इस ऑप्शन के अंदर में, तो एडिपिक एसिड इसको बोलते हैं जिसमें 6 कार्बन होते हैं और टर्मिनल पोजीशन पे आपका एसिड ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में देख सकते हैं, तो बी ऑप्शन में आपको 6 कार्बन प्रेजेंट है और टर्मिनल पोजीशन पे आपका एसिड भी प्रेजेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एडिपिक एसिड को जब हम हेक्सामिथिलीन डाइएमीन के साथ हम हीट किया है तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको थोड़ा सोल्यूशन भी दिखाने की कोशिश किया हूँ कि एडिपिक एसिड आपको 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होता है और टर्मिनल पोजीशन पे एसिड लगा रखा है। वैसे ही ऑप्शन में भी था, थोड़ा ऑप्शन थोड़ा घुमा दिया था, और हेक्सामिथिलीन डाइएमीन है तो उसको हम रिएक्ट करते हैं तो आपको नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होती है। तो 27 का आंसर आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाए। यहाँ पर आप देख लिया, आपने सोल्यूशन भी मैंने आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिडली डीकार्बोसिलेट ऑन हीटिंग। जिसमें बताया है कौन सा आपका एसिड है जिसको हीट करने पर आसानी से तेजी से डीकार्बोसिलेट हो जाए, मतलब CO2 निकल जाए।
तो डी कार्बोक्सिलेट होने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देता हूं कि आपको जहां पर बीटा कीटो एसिड है, जो आपका बीटा कीटो एसिड है वो आपको इजीली डी कार्बोक्सिलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं, तो ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ही ऑप्शन आपका बीटा कीटो एसिड है। सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं बी में, तो ये आपका अल्फा हो गया, बीटा हो गया, तो ये बीटा नहीं, गामा में आपका एसिड आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा है, बीटा है, ये भी गामा में आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो अल्फा है, बीटा है, ये भी नहीं होगा। तो आपका 28 का जो होगा बीटा एसिड जहां पे आएगा या बीटा कीटो एसिड जहां पर आएगा, ठीक है, तो वहां से आपको ज्यादा आपको रेडली CO2 देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये आपको अल्फा था, यहाँ पर आपको बीटा था, बीटा में ही एसिड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 28 का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, वो आसानी से तेजी से आपको डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा हीटिंग पे। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव कैनेजरो रिएक्शन। तो इसमें बताना कौन सा ऑप्शन है जिसमें कैनेजरो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो आपको पता है कैनेजरो रिएक्शन कब प्रोसीड करता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का एब्सेंट होता है। जिस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन का एब्सेंट होगा वो आपका कैनेजरो रिएक्शन होगा। तो 29 का आपका सी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कार्बन है, 3 को आपको मिथाइल दे रखा है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा और आपको C डबल बॉन्ड O है और आपके यहाँ पर H है। तो यहाँ पर देख सकते आपका अल्फा कार्बन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैनेजरो रिएक्शन प्रोसीड करता है, क्योंकि कैनेजरो रिएक्शन के अंदर में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सी ऑप्शन में दे रखा है डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि अगर 3 मिथाइल दे रखा है तो जाहिर सी बात वो सिंगल बॉन्ड ही होगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो 2 मिथाइल होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन में, आपका ऑप्शन जो होगा आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक, बाकी में सब में आपको अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था मेजर प्रोडक्ट डी फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन। आपको डी बताना कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना, कुछ नहीं करवाना। OCE3 माइनस पर नेगेटिव चार्ज होगा O पे, और यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन को अपस्टेट करेगा। तो प्रोटॉन यहाँ से भी अपस्टेट होगा और यहाँ से भी प्रोटॉन अपस्टेट होगा। तो कहाँ ज्यादा प्रोटॉन अपस्टेट होगा, तो अगर यहाँ से प्रोटॉन अपस्टेट होगा तो आपको ये कंपाउंड देखने को मिलेगा, और यहाँ से प्रोटॉन अपस्टेट होगा तो ये कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो दोनों में अल्किन का फॉर्मेशन होगा। तो कौन ज्यादा अल्किन स्टेबल होगा, तो आपको ए है जो अल्किन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा है और यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड है ही नहीं, यहाँ पर कम से कम एक सब्स्टिट्यूटेड है, और बी में जो है वो आपको सब्स्टिट्यूटेड है भी नहीं। तो आपका जो आंसर होगा आपको 30 का, वो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लिक्विड अमोनिया एंड वाटर। तो लिक्विड और अमोनिया और वाटर, हाँ, लिक्विड अमोनिया और वाटर के बीच में हमें स्टेटमेंट सही बताना है। तो कौन सा आपका स्टेटमेंट आपका सही होगा। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड अमोनिया इज हायर देन दैट ऑफ वाटर। तो हाँ, क्या लिक्विड अमोनिया का विस्कोसिटी ज्यादा होता है पानी से, तो ये गलत है। कभी भी अमोनिया का विस्कोसिटी ज्यादा नहीं होता है वाटर से, वाटर का विस्कोसिटी ज्यादा होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, हमें करेक्ट बताना है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक, बी ऑप्शन में दे रखा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड अमोनिया इज हायर देन वाटर। तो ये भी गलत है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है अमोनिया से, अमोनिया का ज्यादा नहीं होता। ये भी आपका ऑप्शन गलत है बी। सी में दे रखा है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड वाटर का सेम होता है, ये भी सेम नहीं होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर वाटर और लिक्विड का विस्कोसिटी किससे ज्यादा होता है। तो वाटर का विस्कोसिटी जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है अमोनिया से। तो सी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, सेम नहीं होगा। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है कि विस्कोसिटी ऑफ अमोनिया लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड अमोनिया इज लेसर देन ऑफ वाटर। ये आपका ऑप्शन सही है। वाटर का आपका विस्कोसिटी जो होता है वो ज्यादा होता है अमोनिया से। इसका मतलब ये है कि अमोनिया का लेसर विस्कोसिटी होता है वाटर से। फाइनली जो 31 का जो आंसर होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। वाटर का विस्कोसिटी ज्यादा होता है अमोनिया से। तो इसका मतलब ये है, ऑप्शन में ये दे रखा था कि आपको अमोनिया का लेस विस्कोसिटी होगा वाटर से। ठीक है, तो 31 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच स्टेटमेंट करेक्ट अकॉर्डिंग HACB, मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट से आपका कौन सा आपका सही होगा। तो 32 का जो आंसर आपका होगा Ag प्लस जो हार्ड एसिड, तो Ag प्लस जो होता है वो हार्ड एसिड नहीं होता, वो सॉफ्ट एसिड होता है। तो ये आपका गलत है। I माने जो हार्ड बेस, ये हार्ड बेस नहीं होता, ये सॉफ्ट बेस है, तो ये भी गलत है। AgF2 माने जो होता है वो अस्टेबल होता है, ये अस्टेबल कभी नहीं होता, अनस्टेबल होता है। बट AgI2 माइनस जो होता है, AgI2 जो माइनस होता है वो अस्टेबल होता है। अब क्यों अस्टेबल होता है, AgF2 माइनस क्यों नहीं अस्टेबल हुआ, वो अनस्टेबल क्यों होता है, और AgI2 माइनस क्यों अस्टेबल होता है, तो मैं आपको बता दूंगा। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। इसे जब 32 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको बात करते हैं, तो Ag प्लस जो होता है, तो यहाँ पर जैसे Ag प्लस आपको क्या होता है, सॉफ्ट एसिड होता है, हार्ड एसिड नहीं होता। ऑप्शन में क्या दे रखा था, फर्स्ट में 100 हार्ड एसिड दे रखा था Ag प्लस, बट Ag प्लस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप रिमेंबर भी कर सकते हैं कि Ag प्लस जो होता है वो आपको सॉफ्ट एसिड होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, आपको आगे मैं बताऊंगा। ठीक है,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो I माइनस होता है वो आपका हार्ड बेस नहीं होता है, वो सॉफ्ट बेस होता है। ऑप्शन बी ऑप्शन में क्या दे रखा था कि I माइनस इज हार्ड बेस, तो हार्ड बेस कभी भी नहीं होता। यहाँ पर देख सकते हैं I माइनस जो होता है वो आपका सॉफ्ट बेस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका हार्ड बेस है या सॉफ्ट बेस है। और यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, आपको काम आएगी एग्जामिनेशन के अंदर में। यहाँ पर बॉर्डर लाइन भी आप देख सकते हैं हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस का। तो I माइनस जो होता है वो आपका क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि AgF2 अनस्टेबल क्यों होता है और AgI2 माइनस अस्टेबल क्यों होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हार्ड एंड सॉफ्ट थ्योरी का कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं कि इसका क्या रीजन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि AgI2 स्टेबल क्यों होता है और AgF2 स्टेबल क्यों नहीं होता है, AgF2 अनस्टेबल क्यों होता है। तो रीजन ये है कि Ag जो होता है, AgI2 जो होता है वो Ag जो होता है वो सॉफ्ट एसिड होता है और I जो माइनस होता है वो आपका सॉफ्ट बेस होता है। मतलब कि कॉम्बिनेशन इसका सेम होता है, वो सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस की वजह से कॉम्बिनेशन सेम की वजह से सॉफ्ट की वजह से ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स शो करता है AgI2 माइनस। ठीक है, हाँ AgF2 माइनस जो होता है वो क्यों नहीं शो करता कि Ag तो आपको Ag प्लस तो आपको सॉफ्ट एसिड है, बट F माइनस जो होता है वो आपको सॉफ्ट बेस नहीं होता है, वो हार्ड बेस होता है। तो F माइनस जो होता है वो हार्ड बेस होता है, जिसकी वजह से ये अपोजिट हो जाता है। सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड बेस होता है अपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है। तो AgF2 अनस्टेबल होता है, इसका रीजन ये होता है कि हार्ड एंड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है। बट AgI2 के अंदर सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से स्टेबल होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 32 का जो आंसर आपका डी आंसर आपका फाइनली करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच रिएजेंट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो विच रिएजेंट होता है वो आपको क्या होता है, आयोडीन मोनोक्लोराइड का विच रिएजेंट बोलते हैं, उसी को एस्टिमेशन करते हैं विच रिएजेंट का, आयोडीन मोनोक्लोराइड। इसका मतलब है कि 33 का आंसर आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ICl। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्वाड्रुपल बॉन्ड इज फॉर्म। क्वाड्रुपल बॉन्ड होता क्या है, तो क्वाड्रुपल बॉन्ड उसे बोलते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होती है। तो जिस भी सेंट्रल मेटल एटम के बीच में 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होती है वही हमारा क्वाड्रुपल बॉन्ड होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसी को हम क्वाड्रुपल बॉन्ड बोलते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन में आपका क्वाड्रुपल बॉन्ड होता है। इसका ऑप्शन में जाहिर से बताऊंगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रेनियम ReCl2 माइनस में आपको जो रेनियम का होता है तो 2 रेनियम के बीच में 4 बॉन्ड देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसे एक और भी कंपाउंड होते हैं जो एक मोलिब्डेनम करके होता है K4MO2Cl8। तो ये भी इसके अंदर भी 2 मोलिब्डेनम के बीच में 4 बॉन्ड देखने को मिलती है, बट इस ऑप्शन में दे नहीं रखा है। बट मैं आपको फर्दर एग्जामिनेशन में बता रहा हूँ कि K4MO2Cl8 जो होता है उसके अंदर भी क्वाड्रुपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होती है, बट आपको Re2Cl2 माइनस के अंदर तो बनती ही बनती है। कॉम्प्लेक्स का आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ Re2Cl2 माइनस। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेनियम होता है 2 रेनियम के बीच में देख सकते हैं 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखा है। आपको इस तरह से स्ट्रक्चर होती है Re2Cl8। रेनियम के बीच में 2 रेनियम के बीच में 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं क्वाड्रुपल बॉन्ड। ठीक है, 34 का आंसर आपका बी आंसर आपका फाइनली करेक्ट हो जाएगी। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड को आपको स्ट्रक्चर पर बताना है और उसका नंबर ऑफ सिग्मा भी बॉन्ड भी बताना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो बहुत इजी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप नहीं बता पाओगे, स्ट्रक्चर मालूम रहेगा तभी आप बता पाओगे। हाँ, तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप काउंट कर लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पर आपको 12 आपको देखने को मिल रही है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड का क्या है, स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको बता दूं कि पायरोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पर OH जो होता है यहाँ पर रिप्लेस होकर के H यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर H आपको शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर H जब शिफ्ट हो जाता है तो पायरोफॉस्फोरस एसिड हो जाता है, और जब पायरोफॉस्फोरिक होता है तो यहाँ पर OH आ जाता है। बस यहीं पर फर्क है पायरोफॉस्फोरिक और पायरोफॉस्फोरस के अंदर में। तो 35 का जो आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 12 सिग्मा बॉन्ड आपको देखने को मिल गया है पायरोफॉस्फोरिक एसिड में, और इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में H4P2O7। ठीक है, तो H4P2O7 होता है, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। तो फाइनली इस वीडियो के अंदर आपसे 1 से लेकर के 35 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया हूं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि मैंने थोड़ा गलती बताया है, थोड़ा मिस्टेक हुई है, तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा
तो मैं आपको उस कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव कर दूंगा, उस क्वेश्चन को इंप्रूव जरूर करूंगा। हो सकता है मुझसे थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया होगा क्वेश्चन के अंदर में, सॉल्यूशन के अंदर में, तो जो जहां भी आपका मिस्टेक लगती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं इंप्रूव करूंगा। ठीक है, होप इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। बाकी जो आपको 35 से 70 क्वेश्चन जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगी। ठीक है, तो जितना मैं आपको बनाया उसमें आप आंसर की मिला सकते हैं, आपको कितने स्कोर बन रहे हैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको 35 से लेकर 70 क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।